नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र। इस पीजीटी संस्कृत के कोर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आप लोगों के समक्ष पीजीटी संस्कृत का ये 2023 में आप लोगों के समक्ष कोर्स ही प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चूंकि ये प्रथम बैच आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो इसका शुल्क यद्यपि 5,000 है, फिर भी आप लोगों के लिए डिस्काउंट दे करके 60% आप लोगों के लिए ऑफर में छूट दे करके अभी 2,000 का ये उपलब्ध है। तो इस विषय में आपको पता है कि कोई भी कोर्स जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उसका परिचयात्मक स्वरूप हमको पता होना चाहिए। परिचय का निरूपण करते हैं, क्या हमारी रणनीति रहेगी उसका निरूपण करते हैं, और उस क्लास को अभिविन्यासात्मक क्लास अथवा ओरिएंटेशन क्लास कहते हैं। तो हम आपके सामने पर इस कोर्स को ला रहे हैं। हम इस कोर्स में क्या आपको सुविधाएं देंगे, किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, क्यों आपको हमारा कोर्स ही लेना चाहिए, किस प्रकार से आपको परीक्षा में पाठ्यक्रम को देखना चाहिए, किस प्रकार से उसका अध्ययन करना चाहिए, छात्रों का मन में क्या जिज्ञासाएं होती हैं, और किस प्रकार से हमको परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है। हम जब पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखते हैं तो हमको ज्ञात होता है। अब यहाँ पर हमारा लक्ष्य क्या है, इस कोर्स को लाने का हमारा उद्देश्य क्या है। देखिए, क्या होता है कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में, और विद्यार्थी ही नहीं, प्रत्येक मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में अनेक परीक्षाओं को देना पड़ता है, अनेक संघर्षों से जूझना पड़ता है और उनमें सफल होना पड़ता है। अगर वो असफल हो जाता है तो उसका जीवन दुख से बीतता है। तो अगर आपको अपने जीवन को सुखी बनाना है तो आपको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी और परीक्षाओं में सफल होना पड़ेगा। परीक्षाएं देनी पड़ेंगी और परीक्षाओं में सफल होना पड़ेगा। तो सफलता का कारण क्या है? सफलता का कारण एक होता है परिश्रम। सफलता का कारण होता है परिश्रम। लेकिन कई बार कई लोग बहुत परिश्रम करते हैं, उनके अंदर योग्यता भी होती है, उसके बावजूद वो सफल नहीं हो पाते। इसका कारण क्या हो सकता है, कभी आपने विचार किया है? तो उसका कारण होता है सफलता परिश्रम के बावजूद ना मिलने का कारण हो सकता है कुशल मार्ग निर्देशन का अभाव। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कुशल मार्ग निर्देशक मिल जाता है तो आप परीक्षा को 50% सफलता तो आप वहीं पर प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग मार्ग निर्देशक कम है, मार्ग निर्देशक कम है, ऐसी बात नहीं है। आपको चरण चरण पर पदे पदे आपको मार्ग निर्देशक, अपने आप को गुरु कहने वाले मिल जाएंगे। लेकिन गुरु वही है जो आपको अज्ञान रूपी अंधकार से हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश रूपी आपको प्रकाश में आपको ज्ञान रूपी प्रकाश आपके अंदर उत्पन्न कर दे, वही गुरु होता है वास्तव में। तो अगर अभी जो है गुरु के रूप में बहुत से लोग विख्यापित हैं, अपने आप को ख्यापित कर रहे हैं, भोकाल जमा रखे हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो अंधे नहीं बनिए माना यथान था। आपको पता होगा इस सूक्ति के अनुसार वास्तव में वो क्या है, वो ज्ञान अंधकार में युक्त हैं, बंधन युक्त हैं, वो आपको कहां से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग भी किसी अंध के द्वारा अगर ले जाया जाता हुआ अंध व्यक्ति अवश्य ही गड्ढे में गिरता है, तो आप उस असफलता रूपी गड्ढे में न गिरें, सफलता के शिखर को आप चूमें। इसके लिए आपको एक कुशल मार्ग निर्देशक चाहिए। कहा जाता है, इसीलिए पुरानी कहावत है,
पानी पियो छान के, गुरु करो जानकर। अर्थात पानी को शुद्ध करके ही उसको पीना चाहिए। इसी प्रकार से पहले गुरु को समझ लेना चाहिए, गुरु का परिचय समझ लेना चाहिए। और ये युग ऐसा है कि अगर आप सही तरीके से कार्य करते हैं, सही निर्देशन में कार्य करते हैं, समय के अनुकूल कार्य करते हैं, तभी सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने सही तरीके से कार्य नहीं किया तो आप पीछे रह जाएंगे, जमाना आपसे आगे निकल जाएगा। अगर युग लाइटर से आग निकालने का है तो पत्थर से घिस के आप आग मत निकालिए। इसलिए आपको एक ऐसी मार्ग निर्देशन की जरूरत पड़ेगी जिस गुरु ने, वो गुरु भी क्या होना चाहिए, उस मार्ग पर चला हो, उसने भी उस मार्ग को देखा हो, उस मार्ग की आने वाली समस्याओं को समझा हो और जो उनसे संघर्ष करके आगे निकला हो, जिसने सफलता को प्राप्त किया हो। तो इसलिए इस क्रम में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बारे में आप लोगों को परिचय होना चाहिए। मैंने उन समस्याओं को छात्रावस्था में देखा है और समस्याओं का समाधान करने के लिए कई गुरुजी लोगों के पास मैं गया भी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से परिश्रम करके और किस प्रकार से मैंने गुरुजी लोगों के पास जाकर के तैयारी की और प्रतियोगिताओं में सफलता को प्राप्त किया। उसी समय पर मैंने देखा कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए बहुत से लोग हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं न्यूनता है। किसी के पास कोई सही तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा है, ज्ञानी है फिर भी, कोई पढ़ा रहा है लेकिन बहुत कम पढ़ाता है। किसी के पास कोई ज्ञानी ही नहीं है, वो वास्तव में पढ़ाता है, श्लोक पढ़ा दिया उसने लेकिन उसमें अलंकार नहीं बताया, परीक्षा में अलंकार पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि आपका मार्ग निर्देशक क्या आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ वो ले जा रहा है तो आप उसके पास रुकिए। अगर आप 1 महीने रुक करके देखते हैं उसके पास, अगर आपके अंदर कुछ आपको ज्ञान की अनुभूति होती है तो आप उसके पास हमेशा रुकिए, आप उसका पूरा ज्ञान लीजिए। लेकिन अगर आपको उसके पास रह करके कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, कुछ आपकी उन्नति नहीं हो रही, तो आपको रहने की जरूरत नहीं है। तो इसी क्रम में मैं अपना परिचय प्रस्तुत करते हुए आपके सामने इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने भी छात्रावस्था में बहुत सारा संघर्ष किया है, बहुत सी समस्याओं को देखा है। तो अपना परिचय मैं बता देता हूँ। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद मिश्र है। मैं उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा यूपी बोर्ड से दी है। इसमें मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये विषय रहे। फिर मैंने शास्त्री, कुछ लोगों को शास्त्री नहीं पता होता क्या होता है, तो मैंने बीए किया है, शास्त्री किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और इसमें मेरा विषय रहा व्याकरण। तो व्याकरण आपको पता ही है, संस्कृत व्याकरण रहा। और व्याकरण ही क्या है, व्याकरणम च षट्संज्ञेषु प्रधानम। संस्कृत में व्याकरण का प्राधान्य रहता है। व्याकरण ज्ञानवान सभी विषयों को समझ सकने में वो समर्थ होता है। और आचार्य किया मैंने, आचार्य अर्थात मास्टर डिग्री मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, इसमें भी व्याकरण विषय रहा। और अभी मैं शोधक छात्र हूँ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का। मैंने कई प्रतियोगिताएं दी हैं। 3 में लब्ध स्वर्ण पदक मैंने अखिल भारतीय संस्कृत छात्र प्रातिभ समारोह, ये तिरुपति संस्कृत विद्यापीठ करवाती है, इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया। व्याकरण भाषण में सब, और भी अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान आयोजित करवाता है, उसमें भी स्वर्ण पदक मैंने व्याकरण भाषण में प्राप्त किया। और मालवीय जयंती समारोह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित करवाया जाता है, इसमें भी स्वर्ण पदकत्रय, इसमें विभिन्न विषय में स्वर्ण पदकत्रय मैंने प्राप्त किए। यूजीसी नेट जेआरएफ जो कि एनटीए करवाती है, 73 कोड, इस 73 कोड को मैंने देखा, कई लोगों से मैंने पूछा, पता किया, पता चलता है कि कई जो बहुत ख्यापित हैं गुरु के रूप में, बहुत विख्यात हैं, वो पैसे ले लेते हैं, कई हजारों रुपए लेकर के भी, और वो 73 कोड की तैयारी नहीं करवाते, क्योंकि उनका मूल विषय कहीं 25 कोड रहता है, कहीं कुछ रहता है। मैंने देखा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस विषय के लिए, आपने जिसके लिए संकल्प लिया है, आप उस विषय को तैयार करवाइए। और अगर आपने किसी विषय के लिए, किसी की जिम्मेदारी उठाने के लिए अगर आप उससे क्या शुल्क लेते हैं,
तो आप फिर उस विषय को उसको तैयार करवाइए। लेकिन ऐसा होता है, वो बहुत विख्यात है तो लेकिन वो तैयारी नहीं करवाते। जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। मुझे ऐसे लोग 73 कोड में बहुत कम मिले ही नहीं। ऐसे ही पुस्तकों में यद्यपि कुछ पुस्तकों ने लाभ प्रदान किया, फिर भी आपको मूल ग्रंथ से और एक रणनीति से आपको पढ़ना पड़ता है। मैंने निश्चित किया कि ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं और इस प्रकार से मैंने उन प्रश्नों को खोज करके और किस अंश से, पाठ्यक्रम के किस अंश से बार बार कौन से प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। आप लगातार पूरा पूरा मूल ग्रंथ पढ़ करके भी परीक्षा नहीं दे सकते जब तक आपको नहीं पता रहेगा कि उसमें किस अंश से आपके बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों को पढ़ करके मैंने तैयारी की और 73 कोड में 300 अंकों में 248 अंक प्राप्त किए। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें 73 कोड के लिए तो कोई सुविधा प्रायः उपलब्ध ही नहीं है। और फिर मैंने इसका कोर्स चलाया 73 कोड का। इस कोर्स के लिए भी अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हैं तो जो स्क्रॉल हो रहा नंबर है, टेक्स्ट की जो पट्टी है उसमें नंबर दिया गया है 85 87 00 66 72। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 73 कोड का भी बैच मैंने चलाया उसके बाद। तो ये समस्याएं आप समझिए, समस्याओं को देखिए और उनका किस प्रकार से मैंने समाधान किया और 248 अर्थात 124 क्वेश्चन तक मैं पहुंचा। यूजीसी नेट जेआरएफ 25 कोड की परीक्षा, इसमें भी मैंने 300 में 246 अंक अर्थात 123 क्वेश्चन सही किए। तो इसमें 300 में 246 123 क्वेश्चन। यहां तक पहुंचने के लिए आपको केवल विषय का ज्ञान ही नहीं, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, वो आपको पता होना चाहिए। और जो विषय आपको पता हो वो भी स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए। तो तब जाकर के आप परीक्षाओं में अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये परिचय देने का हमारा उद्देश्य ये है कि हमने भी इन परीक्षाओं को दिया है और इन कष्टों को छात्रावस्था में महसूस किया है। मैं चाहता हूं कि कोई भी विद्यार्थी उसको इस प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, उसको पता रहे कि किस प्रकार से परीक्षा देनी है और किस प्रकार से उसमें अच्छे से उत्तीर्ण उसको करना है, ये आपको पता रहे। इसलिए आपके लिए ये हमने प्रबोध संस्कृत नाम से एक संस्था, एक चैनल आपके सामने पर हमने प्रस्तुत किया है। इस नाम से ही आप समझ सकते हैं, यहाँ संस्कृत यानी संस्कृत संबंधित कुछ भी, संस्कृत का शिक्षण हो, संस्कृत बोलने का शिक्षण हो, संस्कृत के शास्त्रों का शिक्षण हो, संस्कृत संबंधित प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनका चाहे आपको ज्ञान करना हो, तो आपको यहाँ पर बोध अर्थात ज्ञान, वो प्रकृष्ट बोध होगा। आपको प्रकृष्ट ज्ञान यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारी संस्था का, हमारे चैनल का और यही हमारे कोर्स का उद्देश्य है कि आप इस कोर्स को आप अगर लेते हैं तो आपको उस कोर्स से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका आपको यहाँ पर प्रकृष्ट तरीके से आपको ज्ञान करा करके उनका समाधान किया जाएगा। तो आपके सामने पर पीजीटी संस्कृत कोर्स 2023 प्रस्तुत है। इसका परिचय और रणनीति, इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। इसमें जो है क्या आपको सुविधाएं दी जाएंगी, किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, क्या हमारी रणनीति रहेगी और हमारा कोर्स ही क्यों आपको लेना चाहिए। परीक्षा का पाठ्यक्रम, उसका विश्लेषण करेंगे, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे और पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि हम अपने कोर्स में आपको क्या देंगे। तो सप्ताह, देखिए क्या होता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिनों में, सप्ताह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, 7 सप्त अह मतलब दिन, 7 दिन होते हैं। इन 7 दिनों में आपके लिए 5 दिन कक्षाएं होंगी और इन कक्षाओं में 5 दिन की जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में आपको उन प्रश्नों को हल करवाया जाएगा, आपको मूल ग्रंथों के अनुसार इसको पढ़ाया जाएगा। कक्षाओं में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और
उसके और हम भी आपको उपलब्ध जो नोट्स हैं आपको उपलब्ध करवाएंगे नोट्स को। और उसके बाद 5 दिन कक्षाएं क्यों होगी, छठे दिन क्या होगा, 7वें दिन क्या होगा, इन 2 दिन क्या होगा। तो कहते हैं 2 दिन में आपको एक दिन का आपके लिए यहाँ पर अवकाश रहेगा। इस अवकाश का उपयोग आप फिर से अपने आप को रिचार्ज करने के लिए कर सकते हैं। और एक दिन का उपयोग, एक दिन आपका टेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षाओं को देने के लिए आपको अब चयनात्मक बनना पड़ेगा। आपको चुनना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है। आपको पूरा पूरा पढ़ करके भी आप परीक्षाओं को उत्तीर्ण नहीं कर सकते। और आप चयनात्मक कब बनते हैं, जब आप बार बार टेस्ट देते हैं। तब आपको समझ आता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से ग्रंथों को पढ़ना है। ये तब आपको समझ आता है जब आप परीक्षाएं देते हैं। बार बार आप आए हुए परीक्षाओं में बार बार आए हुए प्रश्नों को और जो आने वाले प्रश्न हैं उन संभावित प्रश्नों को जब आप हल करते हैं तो आपको समझ में आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो सप्ताह में 5 दिन कक्षाएं होंगी, एक दिन इसमें अवकाश रहेगा और एक दिन टेस्ट रहेगा। साप्ताहिक टेस्ट आपको करवाया जाएगा। प्रतिदिन प्रश्न प्रश्न प्रतिदिन करवाए जाएंगे, आप ये ध्यान रखिए। और ये टेस्ट किस माध्यम से उपलब्ध होगा इस पर भी हम विचार करेंगे। प्रतिदिन आपको प्रश्न क्लास में भी करवाए जाएंगे और आप अपने प्रश्न किसी भी माध्यम से, आप हमको यूट्यूब कमेंट के माध्यम से, अन्य भी माध्यम गूगल क्लासरूम इत्यादि, टेलीग्राम इत्यादि के माध्यम से आप हमको अपने प्रश्न भेजेंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको अगले वीडियो में अवश्य उस पर विचार किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। प्रतिदिन प्रश्न कराए जाएंगे और जो क्लास होगी उस क्लास के अनुसार भी आपसे प्रतिदिन प्रश्न करवाए जाएंगे। सभी कक्षाएं आपको रिकॉर्डेड माध्यम में उपलब्ध होंगी। सभी कक्षाएं आपको रिकॉर्डेड माध्यम में उपलब्ध होंगी। आपको याद रखना है कि यहाँ पर रिफंड नहीं होगा और 150 प्लस घंटे की आपको लाइव कक्षाएं दी जाएंगी। किसी भी कक्षा को आप असीमित बार देख सकते हैं। और आप जो भी प्रश्न किसी भी माध्यम से हम तक अगर भेजते हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप के माध्यम से भी और कॉल इत्यादि के माध्यम से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो एक समर्पित टीम रहेगी जो आपके प्रश्नों को हल करेगी, आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। देखिए, जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति को जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जीवन में समस्याएं होती हैं। इनमें अभी इस समय पर जो परीक्षार्थी हैं, इस समय पर सबसे बड़ी समस्या क्या है। देखिए, किसी भी समस्या का समाधान सामान्य रूप से आपको धन के द्वारा प्राप्त होता है। और आपको धन तक पहुंचने के लिए जिन लोगों ने ऐसा मार्ग चुना है, जो कि सरकारी नौकरी इत्यादि का मार्ग जिन्होंने चुना है, जिन्होंने टीचिंग का मार्ग चुना है, क्योंकि नौकरियां बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा खुशी आपको कहाँ मिलती है? आपको बच्चों को पढ़ाने में मिलती है। जब आप देश के भविष्य का निर्माण करते हैं तो आपके अंदर आपको वो खुशी मिलती है, आपको पुण्य मिलता है। इसलिए आप धन, आनंद और पुण्य इसका माध्यम है। आप अगर अध्यापन के क्षेत्र में आते हैं और अध्यापन के क्षेत्र में आने के लिए आपको पता है कि आपको परीक्षा देनी पड़ती है, तो उन परीक्षाओं की तैयारी के लिए, उन परीक्षाओं की तैयारी वो भी एक संघर्ष है। उस संघर्ष का समाधान हम आपके सामने पर लाए। उस संघर्ष का समाधान हम करेंगे। उस समस्या के समाधान में हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। आप हमारे साथ इसके लिए जुड़िए। और आपको लगता है अगर हम आपका समाधान अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप जो और लोग भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको भी आप जोड़िए, हमसे जोड़िए। इसके लिए अभी आपके सामने पर हमारे द्वारा ये प्रबोध संस्कृत इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ेंगे और आप हमसे जो है अन्य जो भी प्रकार रहेंगे उन प्रकार से भी आप हमसे जुड़ पाएंगे, उनकी चर्चा की जाती रहेगी। तो वही बात है, समस्याएं बहुत प्रकार की हैं जिनमें हम आपकी इस परीक्षा रूपी समस्या का समाधान हम आपके सामने पर अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत प्रकार की समस्याओं का समाधान हम आपके सामने पर प्रस्तुत करेंगे और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिनका समाधान हमने आपके लिए सोचा है। अब हम विचार करते हैं कि हमारा कोर्स ही क्यों, आपको यही क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमने आपसे कहा कि विभिन्न आपके सामने पर मार्ग निर्देशन के लिए लोग उपलब्ध हैं, फिर ये कोर्स ही क्यों?
तो मैंने कहा कि अंधे नहीं बनिए माना यथांधा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिन्होंने कभी कोई परीक्षा दी ही नहीं, अथवा जिन्होंने बहुत पुराने जमाने में कहीं कोई परीक्षा दी थी, कहीं उस आधार पर आप भी तो नहीं चल रहे हैं, कहीं आप भी तो उन्हीं प्रश्नों को हल नहीं कर रहे हैं, कहीं आप भी तो उसी कोर्स को तो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं आप भी उसी प्रकार से तो नहीं पढ़ रहे हैं। आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपको उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा जो अभी चल रहा है। इसलिए अगर अभी युग में, मैं आपको उदाहरण दे चुका हूं, अगर आपको आग जलानी है तो आप अगर लाइटर से जला पा रहे हैं तो पत्थर घिसने की आवश्यकता नहीं है, अरणि मंथन करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, आप युग के अनुकूल चलिए। इसलिए हम आपको बहुत सरल और स्पष्ट तरीके से पाठ्यक्रम का विश्लेषण करके, और हमारे द्वारा विश्लेषण किया जाएगा, और हम आपके सामने पर परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको बहुत सरल और स्पष्ट तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। परीक्षा में कई बार प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, कई बार जो पंक्ति दी है वही आ जाती है, और कई बार वैसी पंक्ति नहीं आती, कई बार उस प्रकार से प्रश्न नहीं आता। तो सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, कई बार प्रश्न किसी अन्य प्रकार से पूछ लिया जाता है जो उसमें ग्रंथ में नहीं लिखा। हम आपके सामने प्रश्नों को भी प्रस्तुत करेंगे, उससे आप समझ पाएंगे। तो सभी प्रश्न, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रश्नों का हम आपके सामने निरूपण करेंगे। ये कोर्स आपके सभी प्रकार के प्रश्नों को सुलझाने में सहायक रहेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आपको नंबर पहले ही दिया जा चुका है, 85 87 00 66 72। इस नंबर से, और भी आपको टेलीग्राम चैनल, आपको इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और अगर आप चैनल के अबाउट में देखेंगे वहां भी आपको मिल जाएगा। आपको कई माध्यम आपको उपलब्ध रहेंगे, उन माध्यम से आप हमसे जुड़ करके अपनी सभी प्रकार के प्रश्नों को सुलझाने में सहायक हो, हम आपके लिए बनेंगे। और हमारा कोर्स आपको महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएगा। ये तथ्यात्मक जानकारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीजीटी का जो एग्जाम होता है, इसमें आपको तथ्यों को जानना बहुत जरूरी रहेगा। बिना तथ्य के ज्ञान के आप पीजीटी का एग्जाम नहीं निकाल सकते। इसलिए, और तथ्य, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तब तक आपको तथ्य का ज्ञान भी, तथ्य आप रट नहीं सकते। इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए और जो भी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी है हम आपको उपलब्ध कराएंगे, और नोट्स के माध्यम से वो आप तक पहुंचेगी। हमारा कोर्स क्या करेगा, जब आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो फिर आपकी क्षमता विकसित होगी, और क्षमता में विकास होगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ना किसी भी परीक्षा के लिए 50%, तो आपको परीक्षा वहीं पर हल हो गई। आपकी क्षमता अगर आप विकसित होती है, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, तो 50% सफलता तो वहीं आपको मिल जाएगी। तो सफलता को सुनिश्चित करने में हमारा कोर्स आपका सहायक होगा। आप प्रश्नों के उत्तर को सही कर पाएंगे, सही चुन पाएंगे। इसमें क्योंकि कई बार क्या होता है कि परीक्षा में प्रश्न सही तरीके वो घुमा करके पूछ लेता है। परीक्षा में प्रश्न आपको सीधे नहीं पूछता, परीक्षा में प्रश्न आपको कई बार घुमा करके पूछ लेता है। तो अब आपको घूम करके वहां तक जाना है। नकारात्मक तरीके से कई बार पूछ लेता है, जिसमें आप फंस जाते हैं। नेट में आप देखेंगे, आपको बहुत अंदर अंदर तक की परीक्षाओं के प्रश्न, ऐसे व्याकरण के बहुत अंदर तक के प्रश्न पूछ लिए गए। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को सही से समझने के लिए आपको एक सही मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है, वो हम आपको देंगे। तो प्रश्नों के उत्तर को सही चुनने में हमारा कोर्स आपका सहायक होगा, सही करने में हमारा कोर्स आपके लिए सहायक बनेगा। नोट्स बनाने में, किस प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि कई बार लोगों को यही नहीं पता रहता कि नोट्स बनाने कैसे हैं। लोग बनाते हैं तो गलत तरीके से बनाते हैं, और उनको फिर वो लाभ नहीं हो पाता। तो हम आपको नोट्स बनाए भी देंगे, और आपको बताएंगे किस प्रकार से आप क्या क्या चीजें बनाइए, कैसे लिखिए, ये आपको हमसे प्राप्त होगा। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं कि आपको हम किस प्रकार से पढ़ाएंगे, क्या हमारी रणनीति रहेगी। तो देखिए, आपको हमारे द्वारा निर्मित नोट्स और मूल ग्रंथ के अनुसार पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पीजीटी में कुछ मूल ग्रंथ लगे हैं। हम अभी सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे।
तो जो मूल ग्रंथ लगे हैं, अगर आप उनको मूल ग्रंथ के अनुसार नहीं पढ़ते हैं तो आपको वो ज्ञान नहीं हो पाएगा और फिर आप उन प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको मूल ग्रंथ अवश्य पढ़ना रहता है। लेकिन क्या हमेशा मूल ग्रंथ ही दोहराना है? ऐसा भी नहीं है। आपको उस मूल ग्रंथ से नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स को बार बार आपको दोहराना है। तो आपको नोट्स के द्वारा और मूल ग्रंथों के द्वारा, हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और वो नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं, मूल ग्रंथों में किन बात पर ज्यादा ध्यान देना है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और जो संभावित प्रश्न हैं कक्षाओं में, वो आपको हल करवाए जाएंगे। जो संभावित प्रश्न, आदर्श प्रश्न पत्र भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सप्ताह में एक दिन जो है आपका टेस्ट करवाया जाएगा। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए, विद्यार्थियों की कई जिज्ञासाएं होती हैं। विद्यार्थी बार बार प्रश्न पूछते हैं अध्यापकों से, तो वो हम आपको समाहित कर देते हैं। एक बार में ही समाधान आप यहाँ पर देख लीजिए। इस कोर्स का उद्देश्य क्या है? तो इस कोर्स में हम बहुत सरल और स्पष्ट तरीके से पाठ्यक्रम को विश्लेषण करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस कोर्स की कक्षाएं कहाँ पर होंगी? तो इस कोर्स की कक्षाएं आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त होंगी। इसमें आपको टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब और गूगल क्लासरूम इत्यादि बहुत सारे सहायक होंगे, जो कि इनके द्वारा आप कक्षाओं को प्राप्त कर सकेंगे। इस कोर्स की भाषा क्या रहेगी? तो इस कोर्स की भाषा प्रायः हिंदी और संस्कृत रहेगी, क्योंकि ये पीजीटी में ये संस्कृत का कोर्स है। ये यूपी पीजीटी का संस्कृत का कोर्स है, तो संस्कृत कोर्स है तो संस्कृत के ग्रंथ आपको पढ़ने रहेंगे। तो ग्रंथों को पढ़ने के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए, इसलिए इस कोर्स में संस्कृत का तो बहुत उपयोग होगा ही, और हिंदी का भी, ज्यादातर हिंदी का, प्रायः अर्थात बाहुल्यन हिंदी का उपयोग होगा, और ग्रंथों में आई हुई जो संस्कृत है तो उसका भी उपयोग होगा। ये कोर्स किस परीक्षा के लिए उपयोगी है? तो इस कोर्स को मुख्य रूप से यूपी पीजीटी संस्कृत की तैयारी के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन ये सभी स्टेट पीजीटी संस्कृत विषय की और असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विषय के और यूजीसी नेट संस्कृत विषय से आप यूजीसी नेट की अगर परीक्षाएं देते हैं तो इन परीक्षाओं के लिए कोर्स उपयोगी रहेगा। क्योंकि जब आप इस कोर्स का सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सिलेबस बहुत जगह पर उपयोगी है। इसलिए ये आप समझ लीजिए कि मुख्य रूप से यूपी पीजीटी की तैयारी के लिए है। अन्य अन्य परीक्षाओं को अभी जब हम आपको सिलेबस की चर्चा करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो सिलेबस कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है। आप उसको देख करके समझ सकते हैं। वो अगर आपके लिए उपयोगी है तो आपको ये कोर्स अवश्य लेना चाहिए। और सिलेबस जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये केवल कोर्स उसको ही नहीं लेना चाहिए जो व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है। जो परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है उसको भी अगर संस्कृत साहित्य में दर्शन साहित्य का, अगर उसको भाषा विज्ञान का, अगर आप उसको उसको अगर जानने की इच्छा है तो वो इससे अवश्य उसको जुड़ना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर विद्यार्थियों को जो और भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस कक्षा का पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगा? तो इस कक्षा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और आप इस चैनल के अबाउट में जाकर के भी उसका लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अवश्य अपने मित्रों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो अपने सुहृद हैं उनको अवश्य इसके बारे में बताइए। नोट्स आपको क्लास के दौरान बनाने होंगे और आपको उपलब्ध भी करवाए जाएंगे। ये कोर्स कितनी कक्षाओं में? तो 150 प्लस कक्षाओं में कंप्लीट होगा। क्या इसमें टेस्ट भी होंगे? तो और होंगे तो कहाँ होंगे? हाँ, तो इसमें टेस्ट होंगे जो आपको यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त होंगे। अब हम लोग जरा परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण कर लेते हैं कि क्या परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यूपी पीजीटी उत्तर प्रदेश का जो प्रवक्ता बनने के लिए, ये आपको संस्कृत का प्रवक्ता बनने के लिए ये आपको पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है। तो इसमें ये अभी तक जो है इसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगंज प्रयागराज इसके द्वारा ये परीक्षा का आयोजन कराया जाता रहा है। इसमें विषय जो है संस्कृत, और इसका कोड जो है वो 5 है। अब हम जरा देखेंगे कि इस सिलेबस को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस सिलेबस को 5 खंडों में, 5 खंड में बांटा गया है। क, ख, ग, घ, ङ, 5 भागों में इस सिलेबस को बांटा गया है। तो उसमें हमको सबसे पहले जो है खंड क, सबसे पहला खंड हम कौन सा देखेंगे?
खंड को देखेंगे। तो सबसे पहले खंड में साहित्य का परिचय, इसमें गद्य, पद्य और नाटक, ये तीन चीजें हमको देखनी है। साहित्य, साहित्य शब्द क्या है? साहित्य शब्द बनता है सहित से। सहित दो लोग होते हैं, क्योंकि किसी एक के साथ कोई दूसरा होता है, तो शब्द के साथ में अर्थ, और अर्थ के साथ में शब्द, शब्द के साथ में अर्थ, इसी को साहित्य कहते हैं। जब शब्द और अर्थ मिलते हैं तो उसको साहित्य कहते हैं। यानी आपको साहित्य जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको शब्द पढ़ने होंगे, उसमें आपको अर्थ पढ़ना होगा। शब्द और अर्थ को पढ़ना ही क्या है? साहित्य है। शब्द को सुनेंगे आप, अर्थ को आप समझेंगे, यही साहित्य है। और इस साहित्य में गद्य, कुछ गद्य भेद होता है, इसका पद्य होता है और नाटक होता है। गद्य किसे कहते हैं? तो देखिए, गद्य और पद्य में अंतर क्या है? गद्य वो रचना जिसमें शब्द तो होंगे, शब्द का अर्थ भी आपको समझना होगा, लेकिन इसमें छंद नहीं होंगे। इसमें छंद यानी कि गायन, इसमें आपको गान यानी गा नहीं सकते, इसको छंद को गा नहीं सकते। गद्य में, गद्य में गा नहीं सकते। पद्य में, पद्य में जो होगा वो इसमें छंद, छंद सहित होगा। पद्य क्या होता है? छंद सहित होता है, और गद्य छंद रहित होता है। गद्य क्या होता है? छंद रहित होता है। तो आपको ये समझना होगा। नाटक, नाटक क्या है? तो देखिए, यहां पर नाटक किसे कहते हैं? नाटक उसे कहते हैं जब आप क्या करते हैं, जब कोई कुशीलव, कोई कुशीलव किसे कहते हैं भाई? कुशीलव शब्द आ गया, कुश और लव। कुश और लव किसका नाम था? भगवान राम के पुत्रों का नाम था कुश और लव। तो कुशीलव के नाम पर, क्योंकि सबसे पहला महाकाव्य कौन सा है? सबसे पहला महाकाव्य कौन सा है? रामायण। सबसे पहला महाकाव्य रामायण। उस रामायण का मंचन, उस रामायण को अभिनय किसने किया था? सबसे पहले रामायण का अभिनय कुश और लव ने किया था, जो कि भगवान राम के पुत्र थे। इसीलिए उनकी याद में जो नाट्यकर्मी हैं उनको क्या कहा जाने लगा? कुशीलव कहा जाने लगा। नाट्यकर्मियों को क्या कहा जाने लगा? नाट्य कर्मियों को क्या कहा जाने लगा? संस्कृत साहित्य में नाट्यकर्मियों को कुशीलव कहा जाने लगा, क्योंकि सबसे पहले महाकाव्य रामायण का मंचन, अभिनय कुश और लव ने किया था, इसलिए नाट्यकर्मियों को कुशीलव कहा जाने लगा। तो जब नाट्यकर्मी यानी कुशीलव किसी वस्तु को आपके सामने पर प्रस्तुत करते हैं और आप उसको देखते हैं और सुनते हैं और आपके अंदर आनंद उत्पन्न होता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उसी को हम नाटक कहते हैं, जिसमें आपको नाटकों के रूप में, और नाटक भी ऐसा नहीं होता, किसी महान व्यक्ति का चरित्र चित्रण रहता है इसमें, आप उससे प्रभावित होते हैं। तो देखिए, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, ये क्या है? एक नाटक है। इसमें शकुंतला का और दुष्यंत का महान चरित्र वर्णित है। इसको आपको पढ़ना होगा। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम में चारुदत्त का चरित्र, उदात्त चरित्र, बहुत विशिष्ट चरित्र यहाँ पर मृच्छकटिकम में यहाँ पर वर्णित किया गया है। इसमें आप इस अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला से संबंधित अभिज्ञान यानी उसका जो अभिज्ञान यानी स्मरण दिलाने वाली जो अंगूठी है, उसको आप देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इस अंगूठी ने पूरे शाकुंतलम की कथा को बदल दिया। मृत शकटिकम में आपने मृत माने मिट्टी की, शकटिक यानी छोटी सी गाड़ी, तो मिट्टी की एक जो छोटी सी गाड़ी है उसने किस प्रकार से पूरी कहानी को वो बदल देती है, किस प्रकार से वो कहानी में आनंद उत्पन्न कर देती है। तो ये चीज जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, हाँ नाटक क्या होता है, किस प्रकार से उसका अभिनय किया जाता है और किस प्रकार से उससे रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर साहित्य के अंदर आपको कादंबरी कथामुख से लेकर के और मृच्छकटिक, ये पूरा जो है ये आपका साहित्य के अंदर आता है। और इसमें गद्य में कादंबरी कथामुख, कादंबरी महान कवि बाणभट्ट के द्वारा विरचित कादंबरी की कथा को आप पढ़ेंगे, और इसमें जो कथामुख वाला अंश है उसको आपको पढ़ना है। नलचंपू, इसका आप प्रथम उच्छ्वास पढ़ेंगे। नलचंपू में 7 उच्छ्वास हैं, लेकिन उसमें आपको क्या पढ़ना है? प्रथम उच्छ्वास। देखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, यहां पर दिया गया है। देखिए, निम्न ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर, जो निर्धारित अंक हैं, कादंबरी में सिर्फ कथामुख पढ़ना है,
उसके आधार पर शब्दार्थ पढ़ने हैं आपको, एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। सूक्ति, सूक्ति कहते हैं सुंदर उक्ति, सुंदर उक्ति, सुंदर उक्ति माने वचन, सुंदर भाषण, सुभाषित। तो सूक्ति आपको पता होनी चाहिए, शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी। जैसे आपसे पूछा जाता है, शिशुपाल वध का एक प्रश्न अगर आ जाता है कि अनूरु अथवा रथांग पाणे, यहाँ कौन सा समास हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए बहुव्रीहि हुआ है कि रथांग है पाणी में जिसके, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। आपको शब्दार्थ पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा शब्द का अर्थ, तो आपको पता होना चाहिए कि नभस्वतः, नभस्वतः का अर्थ क्या है, तो वायु है। ये प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में, हम इन प्रश्नों पर लगातार आपके सामने चर्चा करेंगे। तो ये आपको शब्दार्थ पता होना चाहिए। सूक्तियां, सूक्तियां भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये आपको सूक्तियां पता होनी चाहिए। सूक्तियों के जब आपको भावार्थ पता होंगे, देखिए सूक्तियों के भावार्थ जब आपको पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा इस सूक्ति का वक्ता कौन है। क्योंकि प्रश्न में आपसे वक्ता पूछा जाएगा, वो वक्ता आप तब तक याद नहीं कर सकते जब तक सूक्ति का क्या भाव है, उस सुंदर वचन का क्या भाव है, जब तक आप नहीं समझेंगे। चरित्र चित्रण, आपको पात्रों का परिचय प्राप्त होना चाहिए, किस प्रकार से पात्रों ने क्या क्या किया, कौन कहाँ गया, किसने किस प्रकार से आचरण किया, ये आपको चरित्र पात्रों का पता होना चाहिए। ऐसे ही ग्रंथकर्ता का, जैसे शिशुपाल वध के कर्ता कौन है, कादंबरी के कर्ता कौन है, कादंबरी के हर्ष के बारे में महानयम भुजंग, ये कादंबरी के कर्ता है बाणभट्ट, और बाणभट्ट के बारे में हर्ष ने बोला था, बाणभट्ट के बारे में हर्ष ने बोला था कि महानयम भुजंग, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रंथकर्ता बाणभट्ट के बारे में किसने क्या सूक्ति कही, वो आपको पता होना चाहिए। और नलचंपू के कर्ता है त्रिविक्रम भट्ट, शिशुपाल वध के कर्ता है माघ, अभिज्ञान के कर्ता महाकवि कालिदास। कालिदास को जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि उपमा क्या होती है, आपको समझ आता है कि व्यंग्य क्या होता है। तो कालिदास को जब आप अभिज्ञान शाकुंतल में आपको कालिदास को पढ़ना है, मृच्छकटिक, मृच्छकटिक में आपको शूद्रक को पढ़ना है। आप उस समय की जो क्या स्थिति थी, तत्कालिक सामाजिक आर्थिक राजनैतिक परिस्थितियों का आप चित्रण मृच्छकटिक में बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। राजनैतिक परिस्थितियां क्या थी, किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी राजा को मार करके कैसे राजा बन सकता था, और उस समय पर वेश्याओं को भी सम्मान प्राप्त था। यह तब जब उस समय की आप सामाजिक धार्मिक स्थिति को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए इन सब कादंबरी, कथामुख, नीलचंपू प्रथम उच्छ्वास, शिशुपाल वध प्रथम सर्ग, अभिज्ञान, शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग पढ़ना है आपको, 20 सर्ग नहीं पढ़ने। अभिज्ञान शाकुंतलम को पूरा पढ़ना है 7 अंक, और मृच्छकटिक के आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के आपको 7 अंक पढ़ने हैं, और मृच्छकटिक के आपको 10 अंक पढ़ने हैं। गद्य काव्य, देखिए अब क्या है कि किस प्रकार से इस कादंबरी, नलचंपू, ये तो कवियों के द्वारा बहुत महान ग्रंथ लिखे गए, लेकिन कभी तो इनकी शुरुआत हुई होगी। तो कब शुरुआत हुई संस्कृत साहित्य की, कब शुरुआत हुई संस्कृत साहित्य में गद्य की, कब शुरुआत हुई संस्कृत साहित्य में पद्य की, कब शुरुआत हुई संस्कृत साहित्य में नाट्य की, तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। गद्य काव्य को खंड काव्य, जैसे मेघदूत इत्यादि, महाकाव्य, ये कुछ काव्य का एक देश जहां होता है वो खंड काव्य होता है। महाकाव्य बहुत बड़ा, जिसमें 20-22 सर्ग रहते हैं और प्रत्येक सर्ग में 100-100 श्लोक रहते हैं, इस प्रकार से वो महाकाव्य होता है। नाट्य काव्य, जो नाटकों के बारे में मैंने अभी आपको कहा, जिसे अभिज्ञान शाकुंतल है, मृच्छकटी के दोनों नाटक हैं, शिशुपाल वध ये पद्य काव्य है, और कादंबरी और नलचंपू ये क्या है, ये गद्य काव्य है। ये आपको तब पता चलेगा। तो इसलिए ये कोर्स केवल उसके लिए ही नहीं जो परीक्षा दे रहा है, उसके लिए ही ये कोर्स उपयोगी नहीं है, अपितु ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स उपयोगी है जो भी संस्कृत साहित्य को समझना चाहते हैं, संस्कृत दर्शन को समझना चाहते हैं, भारतीय कवियों की मेधा को, भारतीय ऋषियों ने किस प्रकार से विचार किया, उस विचार परंपरा को जो समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये कोर्स अत्यंत उपयोगी है। अब जो है हम इसमें
उद्भव, इस कहाँ से इनका उद्भव हुआ है और कहाँ से इनका जो है विकास हुआ है, इसको हम सामान्य परिचय से देखेंगे। और हमने आपको नाटक के बारे में भी हमने आपको बताया। देखिए नाटक जो होता है, हमने आपको बताया कि जब भगवान राम की, सीता की उस अवस्था का अनुकरण आज जब नाट्यकर्मी करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, अवस्था के अनुकरण को ही नाटक कहते हैं। वैसे तो इसको रूपक कहते हैं, क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। लेकिन आज रूपक शब्द जो है हट गया है और वहां पर नाटक आ गया, क्योंकि रूपक के 10 भेद थे, उन 10 भेदों में एक नाटक भी था। वो नाटक जो है आज रूपक को उसने क्या कर दिया, बदल दिया, और आज नाटक ही है, हर प्रकार के भेद के लिए नाटक ही प्रचलित हो गया है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, ये एक नाटक है, और मृच्छकटिकम जो है वो क्या है, वो एक प्रकरण है, वो प्रकरण है। लेकिन आज क्या हो गया है, आज रूपक शब्द को बदल करके यहां पर नाटक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। शब्द ने, रूपक का जो अर्थ था उस अर्थ को नाटक शब्द ने ग्रहण कर लिया, तो अर्थ परिवर्तन हो चुका है। ये भी आप इस विषय में पढ़ेंगे जब आप यहां पर साहित्य का परिचय, जब खंड का, और इसी जब आप इसी प्रकार से भाषा विज्ञान इत्यादि देखेंगे तो आपको ये नाटक, रूपक इत्यादि शब्दों में क्या रहस्य है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम अगला विषय देख लेते हैं। तो खंड ख, संस्कृत वाङ्मय में। देखिए संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत से ही समझ आ रहा है कि वो वाङ्मय, वाङ्मय होता है साहित्य। वाङ्मय अर्थात साहित्य, हम आपको पहले साहित्य शब्द की व्याख्या कर चुके हैं, शब्द और अर्थ का साहित्य। तो इसमें जब ये संस्कृत हो चुका है, अभी एक होता है जो अपनी प्रकृत अवस्था में, उत्पत्ति कालीन अवस्था में है, गांव वाली अवस्था में जिसको कह सकते हैं, लेकिन एक संस्कृत सभ्य जो अवस्था में पहुंच चुका है, ऐसा जो साहित्य उसमें प्रतिबिंबित, उसमें जो आपके सामने पर आता है भारतीय दर्शन, भारत संबंधित जो दर्शन है, अब आप इसमें आस्तिक नास्तिक दर्शन है, जिसमें आस्तिक दर्शन वेदांत इत्यादि आस्तिक दर्शन है जो ईश्वर को मानने वाले हैं। इनमें इस खंड में आप जो है इस दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें श्रीमद् भगवत गीता को आपको पढ़ना होगा। तो इस खंड में आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ेंगे, तर्क भाषा को पढ़ेंगे, सांख्य कारिका को पढ़ेंगे। देखिए श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आपको पता है, श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, और ये आपको जब आप महाभारत में भीष्म पर्व देखते हैं तो उसमें आपको श्रीमद् भगवत गीता मिलती है। इसमें इस खंड में श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार और तर्क भाषा के अनुसार, देखिए तर्क भाषा एक ग्रंथ है, ये तर्क भाषा में तर्क यानी पदार्थ, तर्क अर्थात पदार्थ, इन पदार्थों का भाषा यानी वर्णन किया गया है। इनको यहाँ पर कहा गया है कि क्या जो है न्याय वैशेषिक मत में क्या क्या यहाँ पर पदार्थ माने गए हैं, वो आप जब न्याय वैशेषिक, यहाँ पर न्याय और वैशेषिक का साथ में नाम लिया जाता है क्योंकि उनके अधिकतर सिद्धांतों में समानता है, तो उन सिद्धांतों को आप, उन पदार्थों को आप यहाँ पर समझ सकेंगे। और जो भी आपको दिखाई देता है सृष्टि में, आपको सामने मोबाइल दिखाई दे रहा है, दीवार दिखाई दे रही है, आपको किताबें पुस्तक दिखाई दे रही है, आप हवा को महसूस कर पा रहे हैं, आप आकाश को समझ पा रहे हैं, काल को देख पा रहे हैं, इन सारी चीजों का वर्णन आपको तर्क भाषा में मिलेगा। और क्या ऋषियों ने किस प्रकार से उसको परिभाषित किया है, ये सारा आप तर्क भाषा में समझ पाएंगे। सांख्य कारिका, सांख्य और कारिका, यहाँ पर सांख्य से संबंधित पदार्थों का वर्णन जिन कारिकाओं में किया गया है सांख्य कारिका कहते हैं। ये सांख्य कारिका को आपको पढ़ना होगा, इसमें आपको पता चलेगा, इसमें योग और सांख्य दोनों समतंत्र हैं, दोनों के समान सिद्धांत हैं। तो सांख्य योग के बारे में आप सांख्य कारिका में पढ़ सकेंगे, किस प्रकार से 3 प्रकार के दुख होते हैं आपको पता होना चाहिए, आदि, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। इन 3 प्रकार के दुखों से आपको सदा के लिए अगर निवृत्ति चाहिए तो आपको सांख्य कारिका को पढ़ना पड़ेगा और उसको, उसका अनुगम करना पड़ेगा। तो वो आपको कहां मिलेगा, सांख्य कारिका में मिलेगा। वेदांत सार के अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का परिचय, वेदांत रूपी जो सार तत्व है, जो वेदों का क्या है, अंत है, सार है,
वो आपको यहाँ पर आप वेदांत के अनुसार किस प्रकार से जीव और ब्रह्म दोनों में ऐक्य है। वस्तुतः हम ब्रह्म में पड़े हुए हैं, हम वस्तुतः ब्रह्म ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि। बस क्या है, गुरु का उपदेश चाहिए, तत्त्वमसि। इस गुरु का, अगर गुरु का उपदेश मिल जाए, तत् यानी वह ब्रह्म, तुम माने तुम, असि माने हो, इतना उपदेश मिल जाए, इतने मात्र से ही अगर हम उस चीज को समझ लेंगे, हमारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा और उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। इसमें सहायक है वेदांत सार। ये आपको भारतीय दर्शन से, जब आपको इस विषय को पढ़ेंगे तो आपको ये सब दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय आपको मिलेगा और उसके अंदर अगर आपको आनंद आता है, आप अंदर प्रवेश कर गए, तो आप उस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और मोक्ष को भले ही ना प्राप्त कर सकें, सामान्य जो दुख है, सामान्य सामान्य दुख आपको विचलित नहीं कर सकते, आपका कष्ट कम कर देंगे। सामान्य दुख आपको विचलित नहीं कर सकते, आपका कष्ट कम कर देंगे। और ये ध्यान रखना है कि ये परीक्षा के अनुसार चल रहा है। परीक्षा के लिए ये, तो परीक्षा के लिए तो आपको इन सबको पढ़ना ही है और आपको समझ आएगा कि इन सबको जब आप पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे किस प्रकार से इनको आपको पढ़ना है। उस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो परीक्षा में आप सभी प्रश्नों को, इनसे आने वाले सभी प्रश्नों को समझने में और हल करने में सक्षम होंगे। क्योंकि ये दर्शन है, दर्शन बहुत लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है, उनको समझ ही नहीं आता। 4 लाइन पूछी जाती हैं तर्क भाषा की, उनको समझ ही नहीं आता। तो उसको आप समझ पाएंगे जब आप इस कोर्स से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको हमारी टीम के जो भी सदस्य हैं वो आपको इस प्रकार से समझा देंगे, क्योंकि उन्होंने भी परीक्षाओं को उन्होंने भी उड़ा दिया, उन्होंने भी परीक्षाओं को हल किया, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं को उन्होंने भी क्या कर दिया, तैयारी करके, क्योंकि उन्होंने परंपरा से विषयों का अध्ययन किया, 1-2 महीने तैयारी करके ही और बहुत अच्छे अंकों से उन्होंने जेआरएफ प्राप्त किया। पहली बार में ही उन्होंने उत्तीर्ण किया है। तो हमारे जो टीम के सदस्य हैं वो सामान्य नहीं है, उन्होंने परंपरा से विषयों का अध्ययन किया हुआ है और परीक्षाओं में किस प्रकार की रणनीति रहती है वो उनको पता है। इसलिए अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। अब जो है काव्य शास्त्र भी लगा हुआ है। देखिए, अभी हमने आपको साहित्य के बारे में बताया था। सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप परीक्षा क्या, ग्रंथों को भी कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। और हम आपको विशेष ज्ञान कराएंगे, और विशेष ज्ञान बिना सामान्य के तो हो ही नहीं सकता। तो सामान्य ज्ञान तो आपको विशिष्ट तरीके से सामान्य ज्ञान हो जाएगा। काव्य शास्त्र, काव्य क्या है, काव्य किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, काव्य का लक्षण क्या है। काव्य उसे कहते हैं ऐसा वाक्य, ऐसा शब्दार्थ जो आपको आनंद दे, जिसमें गुण हो, जिसमें दोष ना हो, जिसमें अलंकार हो। और उनका शास्त्र यानी शासन करने वाला, शास्त्र अर्थात शासन करने वाला, शास्त्र अर्थात शासन करने वाला, कि किस प्रकार से काव्य की रचना करनी है, काव्य में कौन से दोष होते हैं, काव्य में कौन से गुण होते हैं, काव्य में क्या क्या अलंकार होते हैं, ये सारी चीजों की इन सारी चीजों का ज्ञान करवाने वाला, उसको शास्त्र कहते हैं। किस प्रकार से आपको काव्य लिखना है, कैसे आपको काव्य समझना है, ये सारी बातें बताने वाले को शास्त्र कहते हैं। तो उन दो शास्त्रों को हमको यहाँ पर, काव्य के 2 शास्त्रों को पढ़ना है, साहित्य दर्पण को और काव्य प्रकाश को। इन 2 शास्त्रों को आपको यहाँ पर पढ़ना है। इन 2 शास्त्रों में भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ अंश इसके आपको पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले काव्य का लक्षण। काव्य का लक्षण यानी स्वरूप, काव्य कहते किसे हैं, काव्य किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न अगर आपके सामने आता है तो आपको पता होना चाहिए कि शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। कैसा शब्द और अर्थ, जिसमें आपको आनंद की अनुभूति हो, जिसमें आपको रस मिले यानी आनंद मिले, जिसमें गुण हो, जिसमें दोष ना हो, जिसमें अलंकार हो। अगर कहीं अलंकार नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जिसमें अलंकार हो, ऐसा शब्द और अर्थ, वो काव्य कहा जाता है। अब यहाँ पर रस से रस भाव, रसाभास भाव, शांति, भावोदय भाव, संधि भाव, सबलता इत्यादि भी ले लिए जाते हैं। ये भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। काव्य का प्रयोजन क्या है भाई, काव्य क्यों पढ़ना, हम आपको भी बता चुके हैं। कादंबरी, नलचंपू, शिशुपाल वध,
मृच्छकटिक, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि सारे क्या है? ये काव्य के लक्ष्य ग्रंथ हैं। शास्त्र होता है लक्षण, शास्त्र लक्षण होता है, और ये सभी क्या थे? ये लक्ष्य ग्रंथ हैं। इन लक्ष्य ग्रंथों का क्या प्रयोजन है? काव्य लक्ष्य है। काव्य क्या है? काव्य लक्ष्य है, और शास्त्र उसका लक्षण है। काव्य लक्ष्य है। इन लक्ष्य ग्रंथों का अर्थात जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि का प्रयोजन क्या है? ये प्रयोजन आपको बताया जाएगा कि आप जब उनको पढ़ते हैं तो हम आपको अभी बता चुके हैं कि आपको रस मिलेगा। रस मिलेगा मतलब आनंद मिलेगा। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपको पता है कभी जब कविता करता है तो वो जाकर के कविता सुनाता है, लिफाफा मिलता है। आप व्यवहार का आपको ज्ञान होता है, किस प्रकार से व्यवहार करना है राजा के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, किस प्रकार का व्यवहार करना है। ये जब आप पढ़ते हैं काव्यों को, अभी आजकल लोग फिल्म देख करके सीखते हैं, उस समय पर काव्य को देख करके सीखते थे। अभी भी अगर आप काव्य पढ़ते हैं तो आपको वो व्यवहार का, उचित व्यवहार का ज्ञान होता है। आपको एक काव्य पढ़ने के अनंतर सबका जो है सबसे मूलभूत है आनंद, उसकी प्राप्ति होती है। धन की, व्यवहार की, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अगर आप काव्य पढ़ते हैं तो आपका यश बढ़ता है, कीर्ति मिलती है। आप बढ़िया कविता सुनाते हैं, कविता बनाते हैं तो आप कवि के रूप में विख्यात हो जाते हैं, आपको यश मिलता है। और इतना ही नहीं, आपको काव्य उपदेश देता है। काव्य आपको उपदेश देता है कि राम की तरह आपको आचरण करना चाहिए, रावण की तरह आपको आचरण नहीं करना चाहिए। ये आपको काव्य, और इतना ही नहीं, जब आप काव्य पढ़ते हैं तो काव्य से आपको जब धन की प्राप्ति होती है तो धन से आप धन जब प्राप्त होगा तो आप धर्म कार्य कर सकेंगे। जब धन आपके पास होगा तो आप लोगों को दान दे सकेंगे, और उससे आपको धर्म की प्राप्ति होगी। वेद में जो विहित कर्म है, यज्ञ याग आदि, वो आप कर सकेंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी, अर्थ यानी माने धन माने अर्थ की, धर्म की प्राप्ति होगी। और जब धन की प्राप्ति होगी तो आप अपनी कामनाओं को पूरा कर सकेंगे। तो आपको धर्म, अर्थ, काम, और जब आप काव्य पढ़ेंगे तो आपके अंदर व्युत्पत्ति आएगी। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति अर्थात आपके अंदर क्षमता आएगी। आपके अंदर क्षमता आएगी, सामर्थ्य आएगी कि आप जो वेद वाक्य हैं, उपनिषद वाक्य हैं, पुराण वाक्य हैं, उनको आप पढ़ सकें, समझ सकें और उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें। जब आप काव्य पढ़ेंगे तो आपके अंदर क्षमता आएगी, और तब जाकर के आप आराम से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की स्तुतियों को समझ करके उनका पाठ कर सकते हैं। तब ना आप पढ़ पाएंगे। जब काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तब आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सुख से प्राप्ति हो सकती है, और आपको आनंद तो मिलने वाला है ही। काव्य पढ़ेंगे तो अत्यंत आनंद, अत्यंत रस मिलता है। ये आप जब काव्य पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। इसी में आप शब्द की वृत्तियां, काव्य शास्त्र के अंतर्गत शब्द की वृत्तियों को आप पढ़ेंगे। शब्द की वृत्तियां कौन कौन सी होती हैं? तो एक होती है अभिधा, एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा, और एक होती है व्यंजना। तीन वृत्तियां होती हैं शब्दों की। ये तीन वृत्तियों का क्या उपयोग है भाई? देखिए, कोई कह सकता था गंगा के तीर हमारा घर है, गंगा तीर में हमारा घर है, लेकिन इससे गंगा के अंदर की जो पवित्रता है, गंगा के अंदर की जो शीतलता है, वो आपको प्राप्त नहीं होती। इसीलिए क्या प्रयोग किया जाता है? गंगायाम घोषः। गंगायाम घोषः ऐसा क्यों कहते हैं? गंगा में घोष यानी घर है, गंगा में घर है, ये क्यों कहना पड़ रहा है? ये बताना पड़ रहा है इसलिए कि जो गंगा के अंदर की, गंगा के अंदर की शीतलता है, गंगा के अंदर की जो पवित्रता है, गंगा के अंदर की शीतलता और पवित्रता हमारे घर में भी है, ये बताने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो गंगायाम घोषा, गंगा में ही हमारा घर है, ऐसा कहता है। जबकि गंगा में घर हो सकता है क्या? गंगा में थोड़े घर टिकेगा, बह जाएगा। इसलिए गंगा में हमारा घर है कहने वाला बताना चाह रहा है कि गंगा की शीतलता, पावनता हमारे घर में है।
इसीलिए उसने अभिधा का प्रयोग नहीं किया, सीधे सीधे ये नहीं कहा गंगा में घर है, उसने लक्षणा का प्रयोग किया। मैंने गंगा के तीर घर है ऐसा नहीं कह करके गंगा में घर है ऐसा लक्षणा का प्रयोग किया। इससे क्या व्यंजित हो रहा है? इससे गंगा की पवित्रता और शीतलता उसके घर में भी है, ये व्यंजित हो रहा है। तो यहाँ पर अभिधा का, लक्षणा का, व्यंजना का आप प्रयोग करेंगे। हम कहते हैं आपने हमारा बड़ा उपकार किया है, और कई बार उसने अपकार किया होता है। उसने क्या किया होता है? अपकार किया किसी ने, उसको कहते हैं आपने हमारा बड़ा उपकार किया है। तो यहाँ उपकार शब्द ये सीधे सीधे अपकार नहीं कहा, उपकार कहा। उपकार का मतलब व्यंग कर रहा है, उस पर व्यंग कस रहा है, व्यंजनावृत्ति का प्रयोग हो रहा है कि आपने बहुत ज्यादा अपकार किया है। तो ये जो है आप कहाँ पढ़ेंगे? ये शब्द की वृत्तियों को आप अभिधा, लक्षणा और व्यंजना को कहाँ पढ़ेंगे? ये आप काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। ध्वनि, ध्वनि अर्थात व्यंग्य होता है। ये रस इत्यादि क्या होते हैं? सब ध्वनि होते हैं। ये सब आप कहाँ पढ़ेंगे? ये आप काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे। रस, रसाभाव, रस यानी आनंद को किस प्रकार से काव्य से आप प्राप्त करते हैं, श्रृंगार, वीर इत्यादि जो रस हैं उनको आप काव्य शास्त्र से पढ़ेंगे। आपको परिज्ञान होगा अलंकारों का काव्य शास्त्र से, और आप जब पढ़ेंगे तभी आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ कुहुर छाते तराम्बुच्छटा। अनुप्रास किसे कहते हैं? अनुप्रास के क्या भेद हैं? कब जब वर्णों की लगातार समानता होती है तो अनुप्रास होता है। यमक कनक कनकते सौगुनी माधकता अधिकाय। यहाँ कनक और कनक अर्थों में परिवर्तन हो रहा है। एक कनक का अर्थ सोना है, दूसरे का अर्थ धतूरा है। तो ये जब आप पढ़ते हैं यमक अलंकार को तो आपको पता चलता है। श्लेष अलंकार, श्लेष यानी जब शब्द चिपक जाते हैं। पृथुकार स्वर पात्र भूषित निशेष परिजनम देव, ये जब आप पढ़ेंगे विलसत करेणु गहनम सममावयो सतनम, ये उदाहरण दिया है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ श्लेष अलंकार है, किस प्रकार से श्लेष है ये आप समझेंगे। उपमा, चंद्रमा के समान मुख है, रूपक मुख चंद्रमा ही है, उत्प्रेक्षा मुख मानो चंद्रमा है, संदेह मुख चंद्रमा है या फिर मुख ही क्या है। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान भ्रांति हो गई आपको, अरे नहीं ये तो चंद्रमा है। अतिशयोक्ति, चंद्रमा कैसे हो सकता है मुख, मुख तो चंद्रमा से भी श्रेष्ठ है, चंद्रमा में तो कलंक होते हैं, यह अतिशयोक्ति है। स्वभावोक्ति, सामान्य कोई बात कही जाए स्वभावोक्ति। विरोधाभास, जहां ऊपर से देखने में विरोध हो वास्तव में विरोध ना हो। परिसंख्या, भक्ति किसमें न करने, तो भगवान, अन्य धन संपत्ति में न करें भगवान में करें। यहाँ क्या है? परिसंख्या है। ये सारी चीजें आप कब पढ़ेंगे? जब आप काव्य शास्त्र के अनुसार इन अलंकारों को देखेंगे। इनको साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश के अनुसार आपको देखना होगा। तो विरोधाभास, परिसंख्या, विरोधाभास, विरोध दूर से लगेगा विरोध है, अरे क्या लिख दिया, दोनों चीजें संभव नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या हो जाएगा? यहाँ पर विरोध का आभास हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध जोड़ लेना है, विरोधाभास। परिसंख्या में, परिसंख्या जैसे आप पढ़ते हैं ना इतर निवृत्ति फलकः विधि, वहां पर दोनों की युगपत प्राप्ति रहेगी और एक चीज को निवृत्त कर दिया जाएगा, उसको परिसंख्या कहेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है काव्य शास्त्र को देखेंगे। अब देखिए खंडघाव, खंडघाव में आपको भाषा का विज्ञान पढ़ना है। खंडघाव में क्या पढ़ना है आपको? भाषा का विज्ञान पढ़ना है और व्याकरण पढ़ना है। देखिए व्याकरण क्या है? षट स्वंगेषु प्रधानम व्याकरण, 6 अंगों में सबसे ज्यादा जो है प्रधान व्याकरण है। मुखम व्याकरण स्मृतम, व्याकरण वेद के 6 अंगों में मुख है। मुख क्यों है? मुख किसे कहते हैं? मुख उसे कहते हैं जो प्रधान होता है। मुख किसे कहते हैं? मुख मतलब मुख्य, मुख्य मतलब प्रधान, क्योंकि शरीर के सभी अंगों में मुख प्रधान होता है। उसी प्रकार से वेद के 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है। तो वो प्रधान व्याकरण को आपको देखना पड़ेगा। भाषा का विज्ञान यहाँ पर आप देखेंगे। भाषा किस प्रकार से बोली का उद्भव हुआ है, भाषा का उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई, और आज जो हम विकसित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आज हम अपने अंदर के भावों को आपके सामने पर जिस भाषा के जिस माध्यम से संप्रेषित कर पा रहे हैं, वो उस भाषा कैसे यहाँ तक पहुंची, उस भाषा का क्या विज्ञान है। जो हम बोलते हैं वो भाषा है, या जो लिखा हुआ है वो भाषा है, ये कुछ अलग ही सूक्ष्म रूप में भाषा है, या वाक तत्व क्या है, भाषा तत्व क्या है, इन सब चीजों को आप भाषा विज्ञान में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको भाषा का विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान होगा। भाषा का उद्भव, भाषा का विकास कैसे हुआ, ध्वनियां कैसे परिवर्तित हो जाती हैं। प्रश्न आया था खरीद प्लस दार, यहाँ क्या हुआ? एक दकार का लोप होकर के आजकल क्या प्रयोग होता है? खरीद,
खरीददार नहीं होता, खरीददार, खरीददार। और धीरे धीरे इस दा का भी लोप हो जाता है, खरीददार, इतना ही बचता है। तो ये ध्वनि का परिवर्तन हो रहा है, लोप हो रहा है। यहाँ कहीं ध्वनि विष्णु, विष्णु, यहाँ पर कहीं पर नकार णकार में बदल जाता है, कहीं पर अल्प प्राण महाप्राण हो जाता है, घोष कहीं पर अघोष हो जाता है, कहीं घोषीकरण, घोषीकरण, अल्प प्राणीकरण, महाप्राणीकरण, या बहुत प्रकार के ध्वनियों के नियम हैं, उनको आप पढ़ेंगे यहाँ पर, और तब जाकर के आप परीक्षा को अच्छे से पास कर पाएंगे। अर्थ परिवर्तन, शब्दों का अर्थ बदल जाता है। मैं आपको अभी उदाहरण बता रहा था कि पहले क्या था, पहले रूपक था, रूपक कहते थे, बाद में उसको क्या कहने लगे, रूपक को नाटक कहने लगे। रूपक को क्या कहने लगे, रूपक के अर्थ को किसने ग्रहण कर लिया, नाटक ने ग्रहण कर लिया। पहले प्रवीण था, प्रवीण, प्रवीण मतलब क्या था, नाम से समझिए, प्रकृष्ट बीण मतलब बीणा में, जो बीणा बजाने में कुशल हो। आज प्रवीण का अर्थ हो गया कुशल, प्रवीण का अर्थ ही बदल गया। कुशल, कुशल किसे कहते हैं भाई, कुशल शब्द में कुश है, कुश माने कुशों को, ला माने लाने वाला, आज कुशल माने निपुण हो गया। पहले गोष्ठी शब्द था, या गोष्ठ, गोष्ठी मतलब गाय जहां पर स्थित रहती है, आज गोष्ठी मतलब सभ्य लोगों की गोष्ठी। पहले सभ्य, सभ्य का मतलब होता था सभा में जाने वाले, आज सभ्य का मतलब सुसंस्कृत लोग हो गया। अर्थ बदल रहे हैं। पहले देवानाम प्रिय, देवानाम, देवानाम प्रिय, इसका अर्थ था देवताओं का प्रिय, आज देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय नहीं, मूर्ख कहा जाता है। ये अर्थ कहां से बदल रहे हैं, इन अर्थों के बदलाव पर हम पूरी चर्चा कहां करते हैं, अर्थ परिवर्तन में करते हैं। इस अर्थ परिवर्तन में आपको पता चलेगा सभी गणों की प्रतिनिधि धातुओं के 10 लकारों में रूप पढ़ने होंगे आपको, भू के, एध के, अद के, इन सभी अदादि भुआदि सभी गणों की जो धातुएं हैं, उनके 10 लकारों में रूप आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको पढ़ने होंगे। सिद्धांत कौमुदी के आधार पर सभी कारक, विभक्ति, समास पढ़ने पड़ेंगे। देखिए कारक पढ़ना क्यों जरूरी है, बिना कारक का पढ़े आपको विभक्तियों के अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना अर्थ का ज्ञान हुए आप उस विभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। लोग बहुत विद्वान हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, कहां तृतीया करनी है, कहां प्रथमा करनी है, पता ही नहीं रहता। रामेण अथवा पाठेन भाव्यम नहीं कहेंगे, पाठा भाव्यम कहेंगे, उनको पता ही नहीं रहेगा कि कहां पर क्या अर्थ है विभक्ति का। तो इसलिए कारक प्रकरण आप पढ़ेंगे तो आपको विभक्तियों का अर्थ पता चलेगा। और विभक्तियां सुप और तिंग, इन विभक्तियों का अध्ययन आप कहां करेंगे, या आप व्याकरण के अंतर्गत करेंगे। समास, किसी भी श्लोक में आपको पता होना चाहिए समास रहता है, उस समास का जब तक आपको विग्रह, समास का विग्रह का मतलब ही होता है समास का अर्थ। अगर आपको विग्रह का ज्ञान नहीं है, आपको अर्थ का ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक आप समास का अर्थ कहां से निकालेंगे। तो समास का आपको प्रक्रियात्मक ज्ञान, कारक का, विभक्ति का, ये सब किसके आधार पर, सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। शब्दों को देखिएगा, इसके आधार पर समास का प्रक्रियात्मक ज्ञान करना है। अब है निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोगात्मक ज्ञान। देखिए इन प्रत्ययों को भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो कृत प्रत्यय आपने पढ़ा होगा, कृदंत कुछ होते हैं, तद्धितांत होते हैं। तो इसमें तब्यत है, अनियर है, कर्तव्यम है, करणीयम है, यत है, त्रिच है, कर्ता है, अक्ता है, अक्तवतु है, भूता, भूतवान, अक्त्वा, यहाँ पर जो है भूत्वा, ल्यप, प्रभूय, क्षत्रि, सानच, पचन, पचमानः, पक्तुम इत्यादि, ये सब क्या है, कृत प्रत्यय का उदाहरण। इनको आप, इन सब प्रत्ययों को आपको पढ़ना रहेगा। तद्धित म्याण प्रत्यय वतुप करके है, अथवा इसको छोड़ दीजिए, मतुप प्रत्यय पढ़ना रहेगा। ढक, नादेयम, फक, ख, यत, छ, इन प्रत्ययों को आपको तद्धित में पढ़ना रहेगा। स्त्री प्रत्यय में टाप, डाप, घीप, घीन, घीस इत्यादि प्रत्ययों को पढ़ना रहेगा। और ये प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर आपसे पूछे जाएंगे। तो हम आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का कृत प्रत्यय प्रकरण, तद्धित प्रत्यय प्रकरण, स्त्री प्रत्यय प्रकरण, कारक प्रकरण, सिद्धांत कौमुदी का, विभक्ति, समास, ये सारा चीज हम आपको पढ़ाएंगे और आपको इससे समझ आएगा, क्योंकि हमारा विशिष्ट विषय ही व्याकरण रहा है। और ये जो है आपको इस कोर्स के माध्यम से ये सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं
कि ये न सिर्फ परीक्षा देने वालों के लिए, तद भिन्न जो भी लोग व्याकरण को समझना चाहते हैं, भाषा विज्ञान को समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये कोर्स, दर्शन को समझना चाहते हैं, अत्यंत उपयोगी है ये कोर्स। अभी इसमें एक खंड गौ, एक और भी खंड है। इसमें आपको रचना, रचना यानी वाक्य रचना, इसकी रचना, वाक्य की रचना, पारिभाषिक शब्द, नाट्य में आए हुए, नाटक में आए हुए बहुत से पारिभाषिक शब्द होते हैं, उनका परिचय आपको इसके माध्यम से होगा। रचना, वाक्य की रचना कैसे करनी है। संस्कृत में जो बहुत महत्वपूर्ण सुभाषित दिए रहते हैं, सुंदर सुंदर भाषित यानी वचन दिए रहते हैं संस्कृत में, सूक्तियां, सुंदर सुंदर उक्तियां दी रहती हैं, उनको आपको परिज्ञान जानना पड़ेगा। अशुद्धि परिमार्जन, कहीं कोई आप संस्कृत का वाक्य लिख रहे हैं तो कहीं उसमें अशुद्ध तो नहीं कर दे रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। उसके लिए आपको अनुवाद पढ़ना होगा, अनुवाद को अच्छे से आपको समझना होगा और उसी से आप शुद्धि इत्यादि भी सीखेंगे। वाक्य बने वाच्य, वाच्य का परिवर्तन, कोई वाक्य है कर्म के रूप में, जिसे हम कहते हैं कि मैं कह रहा हूं, इसकी बजाय हम कहना चाहें मेरे द्वारा कहा जा रहा है। कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट और अथवा इनडायरेक्ट रूप से कही जाती है तो उसको कहते हैं वाच्य परिवर्तन। ठीक है, तो ये वाच्य परिवर्तन हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, ये आपको सीखना होगा। और नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द, जैसे हमने अभी आपको बताया था कुशीलव, कुशीलव किसे कहते हैं, कुशीलव नाट्य कर्मियों को कहते हैं। ऐसे ही नाट्य कर्मी, ऐसे ही नाटक में एक शब्द आता है नेपथ्य। क्या आता है, नेपथ्य। नेपथ्य मतलब होता है पर्दे के पीछे, जहां पर ये कुशीलव यानी नाट्यकर्मी सजते हैं, जहां पर ये लोग तैयार होते हैं, सज्जा करते हैं, तो उसको नेपथ्य कहते हैं। यहां पर और भी कई सारे शब्द होते हैं, जैसे स्वगत, जब कोई अपने मन में बोलता है उसको स्वगत बोलते हैं, जब कोई मुंह घुमा करके बोलता है उसको जनान, मुंह मतलब आगे त्रिपताका कर एक स्थिति हो तो उसको बना के बोलता है जनांतिक बोलते हैं, कोई मुंह घुमा करके बोलता है उसको अपवारित बोलते हैं। तो ये बहुत प्रकार की स्थितियां होती हैं, इसी में कार्यावस्थाएं हैं, प्रकृतियां हैं, ये तो ये सब चीजें आपको कहाँ पता चलेंगी, नाटक में जो भी प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द हैं उनका ज्ञान आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको साहित्य दर्पण में भी है, 10 रूपक नाम का एक ग्रंथ है, इसमें भी आपको नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द मिलेंगे, तो उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने सिलेबस को एक पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस को देखा। अब इस सिलेबस के आधार पर आने वाले कुछ प्रश्न हमको देखने चाहिए, कुछ 2-4 प्रश्न देखते हैं हम। तो देखिए पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न, जैसे गीप प्रत्यय के योग से, गीप प्रत्यय के योग से जुड़ने से निष्पन्न बना हुआ पद है, कौन सा पद है भैया, तो ब्राह्मणी है क्या, नदी है क्या, तटी है क्या, भवानी है क्या। तो जब आप लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर, ये अभी हम आपको यहाँ पर बताए थे कि टाप डाप गीप गीन, लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर जब इनको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो देखिए गीप प्रत्यय के योग से बना हुआ पद, तो देखिए ब्राह्मणी में आपको पता चलेगा यहाँ पर गीप नहीं हुआ है, नदी में, नदी में हुआ है। कैसे हुआ है, जब आप लघु सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें आपको सूत्र मिलेगा एक टिट ढाणे करके, तो उसमें टित शब्द आया है, और टित शब्द में क्या है, टित में क्या है, ट प्लस इत है, ट प्लस इत है। और यहां पर नदी शब्द में मूल शब्द क्या था, नद, नदट, नदट था। नदट में टकार की क्या हो गई, इस टकार की क्या हो गई, हलंत्यम से इत संज्ञा हो गई। तो इसलिए ये जो नद शब्द है ये भी क्या हो गया, ये नद शब्द टित हो गया, क्योंकि इसमें ट की क्या है, इत संज्ञा हो गई, टा लुप्त हो जाता है। तो इसलिए नद के बाद में क्या आ जाता है, गीप आ जाता है। सूत्र है टिड्ढाणे इत्यादि सूत्र से गीप प्रत्यय हो जाता है, टिड्ढाणे द्वेषस दघ्ने मात्रस ठक ठई कई कोरपह। तो गीप में गकार की संज्ञा लसक को तद्धिते से, पकार की हलंत्यम से, तो सिर्फ शेष क्या रहता है, नद प्लस ई, और उसमें भी जो है दकार के बाद में जो अकार है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, किससे, सेतचा से, और ये ई जो है वो जुड़ जाता है, यहाँ अकार का लोप हो जाएगा, ई और द जुड़ जाएगा तो बन जाता है नदी।
नदी बन जाता है इस प्रकार से। तो ये आपको समझ में कब आएगा, जब आप लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने प्रश्न किया है सृष्टु आद्या सृष्टि का, तो ये आपको कैसे पता चलेगा ये कहाँ का प्रश्न है। तो हमने आपको बताया था प्रारंभ में ही कि अभिज्ञान शाकुंतलम लगा है। क्या लगा है? अभिज्ञान शाकुंतलम लगा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण है। देखिए दो मंगलाचरण होते हैं, एक प्रारंभिक मंगलाचरण होता है और एक अंतिम में मंगलाचरण। अंतिम मंगलाचरण को क्या कहते हैं? भरत वाक्य कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो देवताओं के लिए, देवताओं के क्योंकि देवराज इंद्र के द्वारा कहा गया था, भरत को कहा गया था, तो भरत मुनि ने सबसे पहले नाट्य शास्त्र को बनाया था। इसीलिए सबसे अंतिम का जो मंगलाचरण है उसको क्या कहा जाता है? भरत वाक्य, भरत वाक्य कहा जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण, प्रारंभिक मंगलाचरण, जो नांदी है, उसको नांदी कहते हैं। नांदी भी पारिभाषिक शब्द है, और वो आप जब इसमें अभी इसमें विषय में दिया था वो पढ़ेंगे आप, तो आपको नांदी इत्यादि सबका ज्ञान होगा। तो इस मंगलाचरण में उसमें दिया है या सृष्टि सृष्टुराद्या बहत विधियुतम या हविर या चहोत्री। तो उसी में सृष्टु, सृष्टा की जो आद्य सृष्टि, पहली सृष्टि। देखिए मैंने कहा था कई बार प्रश्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उभय विध रूप से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मूल में तो सृष्टु आद्या सृष्टि ही लिखा है, वहां तो आकाश अग्नि जल पृथ्वी का नाम ही नहीं है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि सृष्टा यानी विधाता, सृष्टा विधाता की, आद्या यानी पहली, आद्या माने पहली, सृष्टि माने उत्पत्ति। सृष्टा ने, विधाता ने पहली सृष्टि क्या बनाई थी? तो पहले विधाता ने जल बनाया था, इसलिए जल पहली सृष्टि आ जाती है। दूसरी सृष्टि, तीसरी, इस प्रकार से उसमें भगवान की, भगवान शंकर, भगवान शंकर की वहां पर 8 मूर्तियों का, 8 मूर्ति यानी कि स्वरूप का वर्णन है। 8 मूर्ति, 8 स्वरूपों का, 8 उनके स्वरूप का वर्णन है, 8 प्रकृतियों का वर्णन है भगवान शंकर की। वो आपको कहां से पता चलेगा? जब आप ये शाकुंतलम पढ़ेंगे, मंगलाचरण पढ़ेंगे और उसका अर्थ जब समझेंगे। तो कई बार प्रश्न सीधे आता है, कई बार घुमा के पूछता है, तो वो आपको पढ़ने से आएगा। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि नादेयम इत्यत्र प्रयुक्तः प्रत्ययः का त्यक, ढक, ठक, यत। अभी व्याकरण का हमने आपको दिखाया था वहां पर अंश, उसमें आपने देखा था तद्धित में ढक आता है। और जब आप पढ़ेंगे नादेयम इत्यादि तो आपको समझ आएगा कि यहाँ ढक हुआ है। क्योंकि जब आप लघु सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा कि फ के स्थान पर आपका आयन होता है। ऐसे ही आपको बताया जाएगा कि ढ के स्थान पर ए होता है। और ये नादेय में आप ए को देख पा रहे हैं, इसलिए आपको समझ आएगा कि यहाँ तो ढ हुआ है और ढ वाला ढक है, तो इसलिए आप समझ जाएंगे यहाँ ढक प्रत्यय हुआ है। और भी प्रक्रिया ककार की संज्ञा होने से यहाँ पर क्या बन जाता है? आद्यज को वृद्धि, तो नादेयम बन जाता है। ये आप पूरा समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन है? तो आप भगवद गीता के जब प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें भगवद गीता के अनुसार जब उसमें प्रमुख अंश पढ़ेंगे आप, तो उसके लिए आप तब उसमें आपको समझ आएगा कि 10वें अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन है। भगवान की विभूतियां मतलब जो भी आपको सृष्टि में, जो भी आपको सृष्टि में सार दिख रहा है, उत्तम, जो भी आपको सृष्टि में उत्तम श्रेष्ठ जो भी आपको दिख रहा है सार तत्व, वो सब क्या है? वो भगवान की विभूतियां हैं। तो ऐसी विभूतियों का वर्णन भगवान ने कहां पर किया है? तो भगवान के मुख से निकली हुई श्रीमद् भगवद गीता में वो 10वें अध्याय में वर्णन किया गया है। ये आप जब गीता पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। ऐसे ही देखिए मैंने आपको कहा था काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र यहाँ पर दो दिए थे, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश, जिसमें काव्य शास्त्र में हम देखेंगे काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश के अनुसार लगा हुआ था अलंकार, उन अलंकारों में लगा था श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, ये जो श्लोक है, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। ये आपको श्लेष अलंकार यहां पर आपको मिलेगा। अब इसका क्या अर्थ है समझिए जरा, इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो पृथु कार्तस्वर
देखिए श्लेष होता क्या है, जहां पर एक ही शब्द अनेक अर्थ को कहता है वहां पर श्लेष होता है। एक ही शब्द में श्लेष यानी चिपक गए हैं दो दो अर्थ। तो देखिए कैसे चिपके हैं भाई। और यहां पर भी जो है श्लेष कौन सा है, तो पदश्लेष है। तो देखो पृथुकार्तस्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव। यहां पर कोई कोई यहां पर कवि, कोई कवि किससे कह रहा है, राजा से कह रहा है कि हे राजन, हे राजन आप, देव माने हे राजन, आपका, आवयोह मतलब आपका और हमारा, आवयोह मतलब हम दोनों का, सदन माने घर, समम माने बराबर है, संप्रति माने कब, जब तक आपने हमको धन नहीं दिया है। कभी राजा की स्तुति कर रहा है, कह रहा है कि जब तक आपने हमको धन नहीं दिया है तब तक हमारा और आपका घर बराबर है। यहाँ लग रहा है कि राजा की निंदा की जा रही है, क्योंकि कभी का और राजा का घर कैसे बराबर हो सकता है। इसलिए लेकिन बाद में पता चलता है नहीं, ये तो कवि श्लेष के द्वारा राजा की प्रशंसा कर रहा है। कैसे देखिए, तो कवि कह रहा है कि पृथुक, पृथुक देखिए यहां पर दो दो अर्थ निकलेंगे। सबसे पहले तो राजा का घर कैसे है, तो पृथु, पृथु मतलब बड़े बड़े, कार्तस्वर, कार्तस्वर का मतलब होता है सोना, कार्तस्वर माने सोना। तो पृथु माने बड़े बड़े, पृथु मतलब बड़े बड़े, कार्तस्वर माने सोना, उसके पात्र माने बर्तन है कहां पर, राजा के घर में। कहां है, राजा के घर में। अब भूषित माने विभूषणों से युक्त, आभूषणों से युक्त, विभूषित निशेष माने सारे, भूषित मतलब आभूषण से युक्त, अलंकृत निशेष माने सभी, निशेष माने सभी, और परिजन मतलब नौकर चाकर, सभी नौकर चाकर कहाँ है, ये कहाँ है, ये राजा के घर में है। और बिलसत, बिलसत का मतलब है विलास करती हुई, विलसत माने विलास करती हुई, करेणु, विलास करती हुई जो करेणु यानी कि हथनियां हैं, उनसे व्याप्त है कौन, राजा का घर, राजा का जो प्रासाद है वो विलसत माने विलास करती हुई, करेणु यानी हथनियों से, क्योंकि हथनियां कवि के घर में थोड़े रहेंगी, वो कहाँ रहेंगी, राजा के घर में रहेंगी। उनसे व्याप्त कौन है, राजा का घर। अब जरा कवि का घर देखते हैं, तो यहाँ पृथुक नहीं है, यहाँ है पृथु, यहाँ पृथु नहीं पृथुक, पृथुक मतलब होता है बच्चा, पृथुक मतलब क्या होता है, बच्चे। अब पृथुक उसके बाद है आर्तस्वर, पृथुक के बाद क्या है, आर्तस्वर, यानी कि बच्चों के रोने का, आर्तस्वर किसे कहते हैं, आर्तस्वर मतलब होता है रोना, माने रोने का पात्र, माने स्थान है कौन, कवि का घर। भूषित, यहां भूषित में दो शब्द हैं, भू, भू मतलब यहां विभूषित वाला भू नहीं है, भू प्लस उषित, भू प्लस उषित माने भू माने जमीन में, उषित माने रहने वाले हैं, निशेष माने सारे, परिजन यानी कि लोग, जो सारे लोग कहाँ रहते हैं, जमीन में ही पड़े रहते हैं कवि, कवि के घर में। और बिलसत, यहाँ पर बिलसत, यहाँ बिलसत में, यहाँ बिलसत कौ तक जाना होगा कि बिल माने बिल में, सतक माने रहने वाले, बिले सीदंती, बिल में रहते हैं कौन, मूसक, उनकी रेणु, रेणु यानी कि धूल से, गहन माने भरा हुआ है कौन, कवि का घर। तो इसलिए कवि का घर ऐसा है और राजा का घर भी ऐसा है, शब्दों से समानता है, अर्थ अलग अलग है। और वो अर्थ एक ही शब्द बता रहा है, भिन्न भिन्न अर्थों को एक ही शब्द बता रहा है, इसलिए श्लेष अलंकार का उदाहरण होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर समझाए जाएंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे पुराने प्रश्नों को, संभावित प्रश्नों को, और आपको हल करवाएंगे, और उसी के अनुसार आपके सामने पर परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। अब इतनी देर तक आप लोग हमसे जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी जिज्ञासा होती है, कोई भी आपके मन में प्रश्न आता है, कोई भी आपकी समस्या है, तो उसका समाधान आप इस वीडियो के कमेंट में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने सुहृद, अपने सुहृद, अपने बांधव, बांधव किसे कहते हैं, सुहृद किसे कहते हैं, सुहृद माने मित्र, बांधव यानी जो आपको स्नेह से बांधे रखे उसे बांधव कहते हैं। उनको आप क्या करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है
तो इस वीडियो को अवश्य आप लाइक करिए और अधिक से अधिक जो आपके मित्रगण हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये आप लोगों के समक्ष हमने जो भी आप लोगों के लिए ये कोर्स लाया गया है, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि शुल्क इसका अभी जो है 5,000 रखा गया है और इसमें जो है अभी आपको कुछ डिस्काउंट दिया गया है, ये आप लोगों के लिए है। तो अभी आपको डिस्काउंट दे करके अभी आपको ये 2,000 रुपए में उपलब्ध है, आप लोग इस पर जुड़ सकते हैं। और कुछ आप लोगों से हाँ, ये आपको बताना था कि इस प्रकार से आपको जो भी है प्रश्नों को हल कराया जाता रहेगा। ये इस प्रकार से बहुत से प्रश्न जो है हमारे द्वारा आपके लिए बनाए गए हैं और इनमें जो छंद है, क्या छंद है, किस प्रकार से वेदांत सार के मत में, इन सबको आप बहुत बढ़िया से इनकी व्याख्या जो है आपको यहाँ पर इस पर मिलेगी। इसके लिए आप क्या करिए, ये जो चैनल है इस चैनल का नाम आप याद कर लीजिए, प्रबोध संस्कृत। इस नाम से आप इस चैनल पर जुड़ जाइए और इस प्रकार से आपको संस्थागत रूप से, केवल एक वैयक्तिक रूप से नहीं, आपको एक सामूहिक रूप से यहाँ पर समस्या का समाधान किया जाएगा, जिससे आपको अत्यंत लाभ होगा। और आप इसके लिए एक नंबर है जो कि आपको दिया भी गया होगा, चैनल उस पर जो पट्टी है उस पर चल रहा है 85 87 00 66 72। तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको असुविधा होती है आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी हो इस पर आप ड्रॉप कर सकते हैं, आपको सारी समस्याओं का समाधान हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो इतनी देर तक हम लोगों से मतलब हमसे जुड़ने के लिए, हमारे इस समूह से आप अगर जुड़ते हैं तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो क्लास है, ये क्लास 8 मार्च से स्टार्ट होगी। जो नियमित रूप से क्लास जो है वो आपको 8 मार्च से आपको इस विषय की पीजीटी कोर्स की आपको जो क्लासेस हैं नियमित रूप से 8 मार्च से आपको उपलब्ध होंगी। आप जुड़ जाइए, अपने मित्रों को भी जोड़िए। नमस्कार।